कक्षा 10 हिंदी स्पर्श गद्य खंड पाठ 1 बड़े भाई साहब। पाठ का सारांश। प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद के द्वारा लिखित बड़े भाई साहब नामक कहानी में एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि वे जो भी करें, छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते हैं ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। छोटे भाई को अगर 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता तो यह उसके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जितना ही मुश्किल काम लगता था। जैसे ही उसे जरा सा मौका मिलता, वह खेलने के लिए मैदान में पहुंच जाता। लेकिन जब खेल खत्म करके कमरे में आता तो भाई साहब का वो गुस्से वाला रौद्र रूप देखकर उसे बहुत डर लगता था। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए कहते कि वह इतना सुस्त है कि बड़े भाई को देखकर कुछ नहीं सीखता। अगर लेखक अपनी उम्र इसी तरह गंवाना चाहता है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वहां मज़े से गुल्ली डंडा खेले। कम से कम दादा की मेहनत की गाढ़ी कमाई तो बर्बाद नहीं होगी। इस तरह से बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में बहुत निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें करते थे जो सीधे दिल में लगती थी, लेकिन इतना कुछ होने पर भी बड़े भाई साहब की डांट फटकार का असर लेखक पर 1-2 घंटे तक ही रहता था। कभी कभी लेखक इरादा भी करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और यही सोचकर जल्दी जल्दी एक समय सारणी भी बना लेता। लेकिन कुछ समय बाद फिर खेलकूद में लग जाता और पढ़ाई लिखाई को भूल जाता। वर्ष भर यही चलता रहा। समय आने पर वार्षिक परीक्षा हुई और परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए। लेखक पास हो गया, वो भी अव्वल दर्जे में, और अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। इस बात से लेखक को अपने ऊपर घमंड हो गया और उसके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ गया। बड़े भाई साहब लेखक से कहते कि वह ये न समझे कि वे फेल हो गए हैं। जब वह उनकी कक्षा में आएगा तब उसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के प्रश्न हल करते हुए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा बादशाहों के नाम याद रखने में ही कितनी परेशानी होती है। परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी कॉपी सामने रख के अपनी कलम हाथ में लेकर सोच कर पागल होते रहो। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर वह फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते, शायद उसके प्राण ही ले लेते। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं हुई। खेल कूद का जो भी अवसर मिलता वह हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था, लेकिन बहुत कम। बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में बेइज्जती न हो। फिर से सालाना परीक्षा हुई और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गया और भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और लेखक भी रोने लगा। अब भाई साहब का स्वभाव कुछ नर्म हो गया था। कई बार लेखक को डांटने का अवसर होने पर भी वे लेखक को नहीं डांटते थे। शायद उन्हें खुद ही लग रहा था कि अब उनके पास लेखक को डांटने का अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम।
अब लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ गई थी। वह भाई साहब की सहनशीलता का गलत उपयोग कर रहा था। उसके अंदर एक ऐसी धारणा ने जन्म ले लिया था कि वह चाहे पढ़े या न पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हो गया। अब लेखक को पतंगबाजी का नया शौक लग गया था और अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वो भाई साहब की इज्जत करता था और उनकी नज़रों से छिपकर ही पतंग उड़ाता था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था। अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। वे शायद बाजार से घर लौट रहे थे। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, इन बेकार के लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि अब तुम 8वीं कक्षा में पहुंच गए हो और मुझसे सिर्फ एक कक्षा ही पीछे हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड जो अपने दिल में पाल रखा है कि बिना पढ़े भी पास हो सकते हो और उन्हें लेखक को डांटने और समझने का कोई अधिकार नहीं रहा, इसे निकाल डालो। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर लेखक नहीं मानेगा तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी। लेखक भाई साहब की इस समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुका कर खड़ा था। आज लेखक को सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। लेखक ने उनके प्रश्नों का उत्तर नम आंखों से दिया कि भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनको ये सब कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और कहा कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते हैं। उनका भी मन करता है कि वे भी पतंग उड़ाएं, लेकिन अगर वे ही सही रास्ते से भटक जाएंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? बड़ा भाई होने के नाते ये भी तो उनका ही कर्तव्य है। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। उसकी डोर कटी हुई थी और लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े और लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। व्याख्या समाप्त। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।